सुप्रभात। श्री श्यामा महिला महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप हिस्ट्री विषय के यदि हम बात करें तो BA सेकेंड ईयर, और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, और ये टॉपिक लगता है BA सेकेंड ईयर। इसकी लगता है BA सेकेंड ईयर। पृथ्वीराज चौहान की हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम जन्म पे चलते हैं पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के जन्म पर जाएं तो अलग अलग जो विद्वान हैं उनमें क्या है, अलग अलग मतभेद हैं। क्या है, अलग अलग मतभेद हैं। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें उनके जन्म की तो एक पृथ्वीराज विजय नाम का एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज विजय नाम का ग्रंथ है। और ये ग्रंथ या फिर ये रचना किसकी है? ये रचना है ज्ञानक की। अब ये ज्ञानक कहता है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, यानी पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान का जन्म विक्रम संवत 1223 ईस्वी कब हुआ? विक्रम संवत 1223 ईस्वी में। ये कौन कह रहा है? ये ज्ञानक कह रहा है। किसमें कह रहा है? पृथ्वीराज विजय नामक रचना में कह रहा है। अब इसके बाद में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के माता पिता के नाम की, तो पिता का नाम था सोमेश्वर देव, और माता का नाम क्या था? कर्पूरी देव। अब सोमेश्वर देव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कि पृथ्वीराज चौहान की हमें उपलब्धियां बननी है कि उन्होंने किस किस प्रकार से भारत के अंदर अपना शासन को स्थापित किया। तो सोमेश्वर देव की मृत्यु हो जाती है। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान की आयु थी 11 वर्ष। कितनी थी? 11 वर्ष। और पृथ्वीराज चौहान को राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। इस पर बिठा दिया जाता है, राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। अब राज सिंहासन पर बिठाने के बाद में उसकी मुख्य जो सहयोगकर्ता थी वो कौन होती है? उसकी माता जी होती है। कि पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु के बाद में कर्पूरी देवी है वो अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा देती है, यानी 11 वर्ष की उम्र में। और 11 वर्ष की उम्र में राज सिंहासन पर बिठाने के बाद में उसका मंत्री कौन होता है? और ये मान लो सेनापति। ये क्या है इसका? सेनापति। इसका पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति की हम बात करें तो सेनापति वही होता है जो सोमेश्वर देव का था, और इस सेनापति का नाम था बूंदेमल। इस सेनापति का नाम क्या था? बूंदेमल। अब अलग अलग बुकों के अंदर ये नाम अलग अलग मिलता है। जैसे कई बुकों के अंदर ये नाम मिलता है बूंदेकमल। क्या मिलता है? बूंदेकमल। बूंदेमल या बूंदेकमल क्या था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। अब इसके अलावा जैसे मंत्री की हम बात करें तो इसका मंत्री पृथ्वीराज चौहान का मंत्री। अब इसका मंत्री था कदमवास। कौन था? कदमवास। पृथ्वीराज चौहान का मंत्री कौन था? कदमवास। यानी कि कर्पूरी देवी, जब सोमेश्वर देव की मृत्यु हो जाती है तो सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद में कर्पूरी देवी एक कह सकते हैं गुणवान महिला थी। अपने गुणों को प्रदर्शित करते हुए वो क्या करती हैं? अपने पुत्र को राज सिंहासन
पुत्र पृथ्वीराज चौहान को राज सिंहासन पर बिठाने के बाद में कि सोमेश्वर देव के जो सेनापति और मंत्री थे, उन्हीं सेनापति और मंत्री को वापस क्या कर देती है, नियुक्त कर देती है। किसके लिए? अपने पुत्र की रक्षा के लिए। यानी मंत्री हो जाता है कदम्बास और सेनापति हो जाता है मोनेकमल। अब हम क्या करेंगे, इसके विजय अभियानों की बात करेंगे। इसके विजय अभियानों की, पृथ्वीराज चौहान के विजय अभियानों की। अब शुरुआत के अंदर यदि हम बात करें प्रारंभिक विजयों की, पृथ्वीराज चौहान ने प्रारंभिक विजय कहाँ पर की? अब प्रारंभिक विजय अभियान, सबसे पहले प्रारंभिक विजय अभियान की हम बात करें किसके? पृथ्वीराज चौहान की। तो शुरुआत में उसने नागार्जुन, ये क्या है? नाग का चित्र है, इसका चित्र है नाग का चित्र है। इन चित्रों के माध्यम से हमें समझना है कि शुरुआत में उसने नागार्जुन पर विजय प्राप्त की। किस पर विजय प्राप्त की? नागार्जुन पर विजय। अब नागार्जुन कौन था? नागार्जुन की हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का यह चचेरा भाई था। पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था और विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था। चचेरा भाई और विग्रहराज जो चतुर्थ था उसका छोटा पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र, चतुर्थ का छोटा पुत्र कौन था? नागार्जुन था। अब जब पृथ्वीराज चौहान छोटी उम्र में राज सिंहासन पर बैठता है, यानी 11 वर्ष की उम्र में, तो उस दौरान क्या करता है, ये विग्रहराज चतुर्थ का जो छोटा पुत्र था नागार्जुन, ये पृथ्वीराज चौहान का के क्षेत्र गुड़गांव पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अब पृथ्वीराज चौहान जब युवावस्था में हो जाता है, यानी जवान हो जाता है, तो क्या करता है? अपने जीते हुए प्रदेश को वापस प्राप्त करने के लिए क्या कर देता है? यानी नागार्जुन पर आक्रमण कर देता है। नागार्जुन पर आक्रमण करने के बाद में वो नागार्जुन के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है और समाप्त करने के बाद में गुड़गांव पर अपना अधिकार कर लेता है। और इसके बाद में कहीं पर भी नागार्जुन के कहीं प्रमाण नहीं मिलते कि वो पृथ्वीराज चौहान के उसने आक्रमण किया, वो वहाँ से भागकर कहीं और चला जाता है। नागार्जुन के बाद में जो अगली जो प्रारंभिक विजय थी वो विजय थी, जैसे ये चित्र है मटकों के, ये चित्र किसके हैं? मटकों के चित्र है। अब साधारण भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? भांडा। क्या कहते हैं? बर्तनों को भांडा या मटकों को भांडा। तो दूसरी जो इसकी विजय थी पृथ्वीराज चौहान की, वो किस पर विजय थी? बंडाणकों पर विजय। बंडाणकों पर विजय। अब बंडाणकों पर विजय की हम बात करें तो ये बंडाणक थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? बंडाणक की हम बात करें तो इनका जो निवास स्थान है वो कन्नौज और हर्षपुर के नजदीक माना गया है कि ये बंडाणक थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? कन्नौज और हर्षपुर के नजदीक। अब कुछ क्या कहते हैं कि ये यहाँ के रहने वाले ने होकर गुड़गांव में हांसी के नजदीक रहने वाले थे। गुड़गांव में हांसी के नजदीक रहने वाले थे। अब अलग अलग विद्वानों के क्या है? अलग अलग मतभेद हैं। अब बंडाणक पर आक्रमण क्यों किया पृथ्वीराज चौहान ने? क्योंकि वही बात है जिस प्रकार के नागार्जुन पर विजय प्राप्त की। नागार्जुन जब पृथ्वीराज चौहान अपनी बाल्यावस्था में थी, या कह सकते हैं कि किशोरावस्था में थी,
या छोटी उम्र में थे, उस दौरान इन बंडारकों ने भी क्या किया था, आक्रमण किया था किस पर, पृथ्वीराज चौहान के यानी कि उसके साम्राज्य पर। अब पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर इन भंडारकों ने भी क्या किया था, आक्रमण किया था। अब पृथ्वीराज चौहान क्या लेना चाहता था, इन भंडारकों पर आक्रमण करके उस आक्रमण का जो पहले इन्होंने आक्रमण किया था उसका बदला लेना चाहता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री की सहायता से, कदमवास की सहायता से और कह सकते हैं कि अपने सेनापति भूनेकमल की सहायता से भंडारकों पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद में इनके क्षेत्र को 1182 ईस्वी में सहकुल नष्ट कर दिया गया। इनकी जो छोटी छोटी बस्तियां थी वो बस्तियां क्या कर दी गई, उजाड़ दी गई। अब ये तो थी इसकी प्रारंभिक विजय। यहाँ से क्या हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान की जो विजय अभियान है उसकी शुरुआत हो जाती है। प्रारंभिक विजयों के बाद में अब आती है इसकी दिग्विजय, यानी बड़ी विजय कौन सी थी, दिग्विजय पृथ्वीराज चौहान की। अब दिग्विजय की हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें जज्जाबुद्दीन की विजय, या फिर कह सकते हैं जज्जाबुद्दीन पर आक्रमण, जज्जाबुद्दीन की विजय। अब जज्जाबुद्दीन की हम बात करें तो जज्जाबुद्दीन नाम का एक प्रदेश था, उस पर पृथ्वीराज एक महत्वाकांक्षी, सबसे पहले में ध्यान में रखना पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान था वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहता था, विस्तार देना चाहता था। अब उस विस्तार को देने के लिए उसने क्या कर दिया, जज्जाबुद्दीन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब जज्जाबुद्दीन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर किनका शासन था, चंदेलों का शासन था, यानी चंदेल जो शासक थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। अब चंदेल के अंदर उस टाइम कौन सा राजा था, परसबद्री नाम का जो शासक था, चंदेल शासक, वो पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय यहाँ पर शासन कर रहा था, परसबद्री। अब पृथ्वीराज चौहान इन पर आक्रमण करके इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और इस क्षेत्र को क्या है, अपने साम्राज्य के अंदर मिला देता है। अब जज्जाबुद्दीन के बाद में दिग्विजय की हम दूसरी बात करें तो गुजरात पर आक्रमण करता है। इस पर आक्रमण करता है, गुजरात पर आक्रमण। अब इसको कैसे ध्यान में रखोगे, जैसे बादल, ये क्या है, बादल है, इनकी गर्जना से या फिर कह सकते हैं इनकी गर्जना से जो इनकी आवाज होती है उसकी एक गूंज निकलती है, उससे हम क्या समझेंगे कि गुजरात पर क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था। अब गुजरात पे हम बात करें कि गुजरात था, उस पर किसका शासन चला था, चालुक्यों का, यानी गुजरात पर शासन कौन कर रहे थे, चालुक्य कर रहे थे। तो चालुक्यों का शासन था और चालुक्यों के शासन में यहाँ का जो शासक था वो कौन था, भीमदेव द्विवेदी। यानी जब पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात पर आक्रमण के दौरान चालुक्यों का जो शासक था वो था भीमदेव द्विवेदी। अब इनके संघर्ष का जो मूल कारण है वो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी अनुमान के आधार पर अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। कुछ इतिहासकार वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार रूप में देना चाहता था। उस विस्तार रूप देने के लिए उसने क्या किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था। अब सोमेश्वर देव था, सोमेश्वर देव के शासनकाल तक तो गुजरात के संबंध क्या थे, गुजरात के अजमेर के चौहानों के साथ, या फिर कह सकते हैं गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उन चालुक्य शासकों के क्या है, अजमेर के जो चौहान थे उनके साथ अच्छे संबंध थे, यानी सोमेश्वर देव के साथ अच्छे संबंध थे।
अच्छे संबंध कैसे थे कि सोमेश्वर देव का जो ननिहाल था वो कहाँ पे था, गुजरात के अंदर, यानी सोमेश्वर देव ने दैव कियो गुजरात के अंदर ही आए। तो गुजरात के अंदर इनका ननिहाल था, किसका, सोमेश्वर देव का। तो उस टाइम तक तो क्या है, गुजरात के साथ इनके अच्छे संबंध रहे, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान की जो महत्वाकांक्षा थी उसके दौरान क्या है, गुजरात के चालुक्यों के साथ पृथ्वीराज चौहान के संबंध बिगड़ जाते हैं। उसमें एक दूसरा कारण ये भी मानते हैं कि इच्छिनी नाम की कोई राजकुमारी थी। अब इच्छिनी नाम की जो राजकुमारी थी वो कहते हैं कि वो बहुत सुंदर थी। उस सुंदरता के कारण गुजरात का जो चालुक्य का जो शासक था भीमदेव द्वितीय, वो भी उससे विवाह करना चाहता था और पृथ्वीराज चौहान भी क्या करना चाहता था, उसके रूप पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहता था। अब दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, किस लिए, उस इच्छिनी नाम की राजकुमारी से विवाह करने के लिए। अब उस इच्छिनी नाम की जो राजकुमारी थी उससे विवाह करने के लिए दोनों शासक आपस में टकरा गए और बाद में ये कहते हैं कि इन दोनों शासकों के कुछ समय बाद इनके मैत्री संबंध वापिस इनकी क्या हो गई, मित्रता हो गई। अब अगला जो हम बात करें कि मैत्री संबंध बाद में दोबारा इनके मैत्री संबंध है वो स्थापित हो गए। गुजरात पर आक्रमण करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने किस पर आक्रमण किया, गहड़ वालों के साथ संघर्ष। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज चौहान का किनके साथ संघर्ष हुआ था, गहड़ वालों के साथ में संघर्ष। अब ये गहड़वाल कौन थे, अब ये गहड़वाल कौन थे, तो गहड़वाल की हम बात करें तो ये कौन थे, कनौज के शासक थे, कनौज के शासक। और ये कनौज का जो शासक था वो कौन था, जयचंद गहड़वाल था। कौन था, जयचंद गहड़वाल। अब जयचंद गहड़वाल के साथ में पृथ्वीराज चौहान के किस प्रकार से बिगड़ती हैं, या फिर कह सकते हैं कि युद्ध का क्या कारण बनता है ऐसा कि जिसके कारण इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। तो सबसे पहला जो कारण था वो था पृथ्वीराज चौहान की महत्वाकांक्षी जो साम्राज्य विस्तार की जो महत्वाकांक्षा थी वो था कि कनौज का जो जयचंद था वो क्या, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्यवादी नीति से क्या हो गया था, परिचित हो गया था। उसके कारण ये घबरा रहा था कि कहीं पृथ्वीराज चौहान क्या नहीं कर दे, उस पर आक्रमण नहीं कर दे। अब वो अपनी पुख्ता इंतजाम वो करने लग गया। इसके अलावा उसने यानी कि मुसलमान जो मुस्लिम शासक था, एक मोहम्मद और एक विदेशी शासक था, उसके साथ में मित्रता स्थापित कर ली। अब उसके साथ में जब मित्रता स्थापित कर ली तो ये बात किसको पता चल गई, पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई। अब पृथ्वीराज चौहान ने उस पर आक्रमण करने की क्या बना ली, योजना बना ली। लेकिन योजना से पहले एक कारण इसका ये और मानते हैं कि युद्ध का कारण था संयोगिता का विवाह है। कि संयोगिता का विवाह कैसे होता है कि जयचंद नाम का जो गहड़वाल शासक था वो स्वयंवर के माध्यम से अपनी पुत्री संयोगिता का क्या कर रहा था, विवाह कर रहा था। अब संयोगिता के लिए वो क्या रास्ता है, स्वयंवर रास्ता है। और सभी वहां के भारत के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सभी आसपास के जो योद्धा थे, उन सभी को बुलाया जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता। अब पृथ्वीराज चौहान को न बुलाने का कारण क्या था, क्योंकि जो जयचंद गहड़वाल था उसके जो आपसी कटु विचार थे, या कह सकते हैं कि उसके साम्राज्यवादी जो नीति थी उससे जयचंद गहड़वाल खुश नहीं था। उसने संयोगिता के विवाह में स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उसने द्वारपाल की जगह एक पत्थर की मूर्ति स्थापित कर दी। कि किस प्रकार से पत्थर की मूर्ति के माध्यम से वो क्या कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है। किसका कर रहा है, पृथ्वीराज चौहान का। अब ये बात किसको पता चल जाती है,
पृथ्वीराज चौहान का अपमान कौन कर रहे हैं? जयचंद घेड़वाल कर रहे हैं। किसके पिता हैं? संयोगिता के पिता हैं। ये बात किसको पता चलती है? संयोगिता को पता चल जाती है कि उसके पिता एक राजा से डरकर, उसके युद्ध पराक्रम से डरकर, या कह सकते हैं कि उसके शौर्य से घबराकर क्या कर रहे हैं? उसका अपमान कर रहे हैं और एक विदेशी शासक को भारत के अंदर प्रमुखता प्रदान कर रहे हैं। तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के अपने दासियों के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करती है। क्या करती है? सारी जानकारी इकट्ठी करती है और सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद में उसको पता चलता है कि वो पराक्रम के साथ साथ में एक सुंदर, वीर, तेजस्वी योद्धा भी है, एक सेना नायक भी है। अब ये बात किसको पता चलती है? तो संयोगिता के मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति प्रेम भाव है वो जग जाता है और ये किसी प्रेम करने लग जाती है? पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लग जाती है कि संयोगिता ये प्रण कर लेती है कि अपने पिता के विरुद्ध जाकर वो किससे विवाह करेगी? पृथ्वीराज चौहान से विवाह करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसके पिता जो जयचंद घेड़वाल हैं वो अपने देश की मिट्टी के साथ क्या कर रहे हैं? गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी किस लिए कर रहे हैं? कि वो अन्य शासकों को, विदेशी शासकों को भारत के अंदर अपना प्रभुत्व या साम्राज्य विस्तार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यानी वो डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान से। तो संयोगिता ये प्रण कर लेती है कि वो विवाह करेगी तो किसके साथ करेगी? केवल पृथ्वीराज चौहान के साथ करेगी। जब स्वयंवर का आयोजन होता है और उस राज दरबार में सभी व्यक्ति उपस्थित होते हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित होते हैं, तो उस राज दरबार में क्या होता है कि संयोगिता सभी राजा महाराजाओं को छोड़कर क्या है? सीधे आकर जो द्वारपाल है, द्वारपाल पर जो पत्थर की जो मूर्ति स्थापित की गई थी, उस पत्थर की मूर्ति में क्या कर देती है? वरमालाएं वो डाल देती है। इस पत्थर की मूर्ति में वरमाला डालने के बाद में सभी जो राज दरबार के जो राजा थे वो नाराज हो जाते हैं। खुद जयचंद भी नाराज हो जाता है और इस बात का पता किसको चल जाता है? पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाता है कि जयचंद घेड़वाल की जो पुत्री है, कौन? संयोगिता, उसने क्या कर दिया है कि उसने मेरी जो पत्थर की मूर्ति मुझे अपमानित करने के लिए जयचंद घेड़वाल ने पहरेदार के स्थान पर रखवाई थी, उसके गले में वरमाला डाल दी है। गुप्तचर के माध्यम से ये सूचना किसको पहुंच जाती है? पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज चौहान अपना कह सकते हैं कि पुरुष धर्म निभाने के लिए वहां से अपने गिने चुने सेना नायकों के साथ, या कह सकते हैं जो योद्धा हैं, उनके साथ में रवाना हो जाता है कन्नौज के लिए। मौका पाकर, अवसर देखकर वो क्या है? जयचंद घेड़वाल की जो पुत्री है संयोगिता, उसको वहां से लेकर अजमेर की तरफ चल देता है। किसकी तरफ चल देता है? अजमेर की तरफ चल देता है। यानी कि राजस्थान का जो हद्दे है कन्नौज से वो क्या है? अजमेर की तरफ चल देता है। अब अजमेर की तरफ यदि हम बात करें कि रास्ते में जयचंद घेड़वाल है, उसकी सेना उसका पीछा भी करती है। जयचंद घेड़वाल की सेना क्या करती है? पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है, या कह सकते हैं कि जो गिने चुने जो सेना नायक थे या योद्धा थे, उनका पीछा भी करती है, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाते। अब यहाँ पर दो बात खड़ी होती। एक तो ये कि संयोगिता ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर किससे विवाह किया? पृथ्वीराज चौहान से। क्या ये विवाह सही है? क्या ये विवाह सही? यानी प्राचीन काल से क्या है, वर्तमान में भी प्रेम विवाह हो रही, वर्तमान में भी क्या हो रही? प्रेम विवाह हो रही। उस टाइम का ये प्रेम विवाह हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान को कोई कोठी नहीं बतानी पड़ी,
कोई बंगलों पर बताना पड़े, ना कोई बताना पड़े कि इतना हमारे पास है पैसा, क्योंकि ये सयोगिता को उसके गुप्तचर के माध्यम से, गुप्तचर जो दासियाँ थी उसके माध्यम से पता चल गया। लेकिन आजकल के जो प्रेम विवाह होते हैं वो 20% के क्या होते हैं, सही होते हैं, और 80% क्या होते हैं, झूठ के आधार पर होते हैं। तो इसमें ये शिक्षा ये भी लेनी चाहिए कि हर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको अपने माता पिता पर विश्वास रखना चाहिए कि जो वो निर्णय लेंगे वो क्या होगा, उनके लिए सही होगा। ये तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हर चीज़ इसमें पढ़ानी पड़ती है। तो हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं कि प्रेम विवाह से जो हमारे माता पिता जो हमें बंधनों के अंदर बांधते हैं वो ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। तो ज़्यादातर प्रेम विवाह क्या होते हैं, झूठ के आधार पर होते हैं कि कोठे बंगले बताने पड़ते हैं, झूठे बेटा, किसी को अपने पिता को कलेक्टर बताना पड़ता है, किसी को यह बताना पड़ता है कि हमारे वहाँ पर इतने बिजनेस है, अपनाने हैं। ये क्या है, एक झूठी। तो अपने माता पिता पर विश्वास रखकर हमें क्या है, उस चीज़ को प्रमुखता प्रदान करनी चाहिए। अब ये क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जब सयोगिता को लेकर किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, अजमेर की तरफ बढ़ते हैं, तो रास्ते में जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान की सेना का पीछा भी करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता। और पृथ्वीराज चौहान जाकर कहाँ पे है, यानी अजमेर जाकर क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। अब उनके तो साइड इफेक्ट हुए या नहीं हुए, लेकिन आजकल के जो झूठे बंधनों के विवाह हो रहे हैं उनके बाद में साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान क्या है, अजमेर पहुंचकर सयोगिता के साथ में विवाह कर लेता है। अब सयोगिता के साथ विवाह करने के बाद में जयचंद गढ़वाल को ये बात क्या है, पता चल जाती है, और वो नाराज हो जाता है किससे, पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से जयचंद गढ़वाल नाराज हो जाता है, और जयचंद गढ़वाल नाराज होकर किसको आमंत्रित कर लेता है, मोहम्मद गौरी को आमंत्रित कर लेता है। और फिर क्या होता है, 13 अगस्त यानी उत्तरायण का प्रथम युद्ध होता है। क्या होता है, उत्तरायण का प्रथम युद्ध होता है। अब उत्तरायण की प्रथम युद्ध की हम बात करें तो ये युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। कब होता है, 1191 ईस्वी में। अब उत्तरायण का जो युद्ध है 1191 ईस्वी में हो गए, किसके मध्य हुआ, एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ कौन थे, कहें तो मोहम्मद गौरी। एक तरफ कौन था, मोहम्मद गौरी। और इसको आमंत्रित कौन करता है, जयचंद गढ़वाल। वो कहता है कि मैं आपका सहयोग करूंगा, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, बदले की भावना थी। और बदले की भावना क्या थी कि जिस पुत्री को उसने 20 साल तक पाला पोसा, वो पुत्री किसी और के साथ में चली गई। और उसमें पृथ्वीराज चौहान की भी कोई गलती नहीं थी। गलती क्यों नहीं थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली कि सयोगिता ने खुद क्या है, उसकी पत्थर की मूर्ति में वरमाला डाली है, यदि वो उससे विवाह नहीं करेगा तो वो क्या रहेगी, आजीवन जीवन भर क्या रहेगी, कुंवारी रहेगी। और सयोगिता की गलती क्यों नहीं मानते हम, क्योंकि सयोगिता की गलती इस प्रकार से नहीं मानते क्योंकि सयोगिता किसके विरुद्ध गई थी, अपने यानी कि गद्दारों के विरुद्ध गई थी। और उसके पिता कौन थे, गद्दार ही थे, जो अपने देश को किसी दूसरे यानी कि मुस्लिम शासकों के हवाले करे थे। अब गलती उसकी भी, तो गलती किसकी आती है इसमें भी, थोड़ी थोड़ी गलती वो सभी की थी। जैसे जयचंद गढ़वाल ये निर्णय नहीं लेता, वो पृथ्वीराज चौहान की जनता स्वीकार कर लेता, तो वो ये फैसला उसको ये नहीं लेना पड़ता। यदि वो ये फैसला ले लेता तो जो सयोगिता थी उसको ये फैसला नहीं लेना पड़ता कि उसको प्रेम विवाह नहीं करना पड़ता। और सयोगिता पत्थर की मूर्ति में जो पत्थर की जो मूर्ति थी उसके गले में माला नहीं डालती, तो पृथ्वीराज चौहान उसको यानी कि वहाँ से नहीं ले जाता। इस प्रकार क्या है, थोड़ा थोड़ा यानी सभी प्रकार से क्या है, थोड़ी थोड़ी सभी की गलती थी। अब ये उत्तरायण का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब उत्तरायण का प्रथम युद्ध
कि युद्ध भूमि के अंदर युद्ध का कारण दो मानते हैं। एक तो मोहम्मद गोरी की साम्राज्यवादी नीति थी कि मोहम्मद गोरी भारत के अंदर अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था। दूसरा कारण क्या मानते हैं, दूसरा कारण इसमें धार्मिक कट्टरता को भी मानते हैं कि वो एक मुस्लिम शासक था, वो अपने धर्म को भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता था। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, युद्ध भूमि के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था, उस सेनापति का नाम था गोविंदराज। उस सेनापति का नाम क्या था, गोविंदराज। अब गोविंदराज पर भाले से प्रहार कर देता है। किससे, भाले से प्रहार कर देता है और उस भाले के प्रहार से गोविंदराज के दोनों अगले जो दांत थे वो टूट जाते हैं और उससे दोनों दांतों के टूटने के बाद में गोविंदराज गुस्से में हो जाता है और गुस्से में होने के बाद में वो बदले फिर प्रहार किस पर करता है, मोहम्मद गोरी पर करता है और मोहम्मद गोरी पर अपनी कटार निकालकर उस पर इस प्रकार से वार कर देता है कि मोहम्मद गोरी घायल होने की अवस्था में आ जाता है। जैसे ही वो अपने घोड़े से गिरने वाला होता है तभी मोहम्मद गोरी का कोई एक खिलजी सेनापति होता है। वो खिलजी सेनापति युद्ध मैदान में वो देख लेता है कि मोहम्मद गोरी घायल हो चुके हैं और वहां पर पहुंचकर खिलजी सेनापति मोहम्मद गोरी के घोड़े पर ही क्या हो जाता है, सवार हो जाता है। उस घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद गोरी के उस घोड़े पर सवार होकर वो मोहम्मद गोरी को वहां से निकाल लेता है इस घायल अवस्था। अब इस युद्ध में जीत किसकी हो जाती है फिर कि मोहम्मद गोरी के उस युद्ध भूमि से निकलने के बाद में जो उसकी सेना थी उस सेना में भगदड़ मच जाती है और हार हो जाती है मोहम्मद गोरी की और पृथ्वीराज चौहान ने जीत जाता है। यानी जीत किसकी हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की। श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप सीधे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हिस्ट्री विषय से रूबरू हो रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान में हमने उनके जन्म के बारे में, जन्म के बाद में माता पिता के बारे में, माता पिता के बाद में हम बात करें तो 11 वर्ष की उम्र में वो राज सिंहासन पर बैठे। राज सिंहासन के बाद में प्रारंभिक विजय। अब प्रारंभिक विजयों में हमने पढ़ा कि नागार्जुन पर विजय प्राप्त की, फिर बंडानकों पर विजय प्राप्त की, बंडानकों के बाद में दिग्विजय आती। अब दिग्विजय के अंदर सबसे पहले जजात बुक्ति पर विजय प्राप्त की। अब जजात बुक्ति के अंदर जैसे चंदेलों का शासन था, परसभद्री जो वहाँ का शासक था उस पर विजय प्राप्त करके उसने जजात बुक्ति पर विजय प्राप्त की। नंबर 2 पे यदि हम बात करें कि गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पे आक्रमण मैंने आपको बताया कि छिनी नाम की जो राजकुमारी थी उसके कारण वहाँ पर क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने उससे विवाह करने के लिए, उसी प्रकार गुजरात का जो शासक था भीमदेव द्विवेदी वो भी उससे विवाह करना चाहता था, उस कारण उनके बीच में युद्ध हुआ। तीसरी दिग्विजय की हम बात करें तो गहड़वालों के साथ संघर्ष। अब गहड़वाल कौन थे, कनौज के शासक थे और कनौज के शासक के साथ साथ गहड़वालों की हम बात करें तो जयचंद गहड़वाल वहाँ का शासक था। उसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शिवगीता का विवाह है, यानी पत्थर की जो मूर्ति थी उसके गले में शिवगीता अपने वरमाला डालती है और उसके बाद में कि पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ योद्धाओं के साथ में कन्नौज पहुंचकर वहाँ से शिवगीता को ले जाकर अजमेर के अंदर विवाह कर लेता है। वो बात हमने पढ़ी। अब ये उसके अंदर हमने एक बात ये भी नोट की कि क्या प्रेम विवाह सही होते हैं या प्रेम विवाह सही नहीं होते, कि सच्चाई के आधार पर जो प्रेम विवाह होते हैं वो केवल 20% होते हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि जो झूठ के आधार पर वर्तमान में हो रहे हैं वो 80% से ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए हर बच्चे को अपने माता पिता पर क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। ये साथ साथ में हिस्ट्री विषय से हमें एक सीख भी लेनी चाहिए। अब उसके बाद में जब यानी कि पृथ्वीराज चौहान शिवगीता से विवाह कर लेता है और शिवगीता के विवाह के बाद में जयचंद गहड़वाल किससे नाराज हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान से नाराज होने के बाद में तराइन यानी मोहम्मद गोरी को भारत के अंदर आंतरिक कर लेता है और मोहम्मद गोरी क्या है, भारत के अंदर आंतरिक करने के बाद में भारत के अंदर जैसे अपने साम्राज्य
यानी कि फिर उनके मध्य तराइन के मैदान में, अब तराइन का मैदान कहाँ पे पड़ता है वो भी ध्यान रखो आपने कि तराइन का मैदान है वो भारत के अंदर, भारत के अंदर जो तराइन का मैदान है वो